नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के कैमरे में फिलहाल एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं तृणमूल नेता विनय तमांग। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विनय तमांग जी सन एक्सप्रेस के चैनल में। नमस्कार। मैं बता दूं कि विनय तमांग कुछ महीनों पहले गोजमोह 2 से इस्तीफा दिए थे। काफी समय शांत रहे और अचानक पहाड़ को चौंकाते हुए इन्होंने तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया। हम इनसे जानेंगे कि विनय तमांग जी, तृणमूल कांग्रेस ही क्यों आपने योगदान किया? आप विमल गुरुंग के साथ जा सकते थे, अपने सहकर्मी अनित थापा जी के साथ जा सकते थे, या फिर भाजपा भी है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, उन सभी को साथ छोड़ते हुए आपने तृणमूल कांग्रेस का साथ आपने दिया। कोई खास मकसद या कोई खास वजह? देखिए, आपने एक जब मैंने रिजाइन किया उससे काफी दिनों से शांत रहा ऐसा बोला। देखिए, जब आप समुद्र को देखते हैं तो वो शांति ही देखते हैं, लेकिन अंदर का बहाव नहीं देखा देते हैं। तो मैंने 15 जुलाई से 24 दिसंबर तक का एक गिनती करी थी, 164 डेज था। उन दिनों मैंने कई जगह पे जाके भी इंडोर मीटिंग भी किया। मेरा जितना भी लीडर्स लोग हैं उनके साथ में मुलाकात किया, सभी साथ में मुलाकात किया, कैलकाटा भी कई बार के चला गया, बातचीत किया। उसके बाद में मतलब चौंकाने वाला नहीं है, हो सकता है जनरल पब्लिक के लिए और मेरे ओपोनेंट के लिए चौंकाने के बाद हो सकता है 24 दिसंबर, लेकिन वो ऐसा था कि मैंने कई दिनों से मतलब जब रिजाइन किया था उससे आगे से ही हम लोग क्या था कि पहले से ही हम लोग काम किया था टीएमसी के साथ में बैठ के, उनका गवर्नमेंट के साथ में बैठ के, ममता बनर्जी के साथ में हम लोग रह के मैं भी चेयरमैन का काम किया था। तो देखिए, इसलिए जो भी समस्या है अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट सकते हैं, और अभी स्टेट गवर्नमेंट में तृणमूल कांग्रेस है। तो पब्लिक को कुछ अच्छा डिलीवरी देने के लिए हमारा एक फर्ज बनते हैं, एक बोलते हैं कि पॉलिटिकल एक हम लोग धर्म निभाना करते हैं। तो पॉलिटिकल धर्म निभाने के लिए मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में वहां पे ज्वाइन किया। विनय जी, भाजपा भी एक ऑप्शन था। अनित थापा आपके सहकर्मी जो नई पार्टी बनाई है उन्होंने, उसमें भी आप शामिल हो सकते थे। देखिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने 2017 में लड़का, ये तो पता है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हम लोग का फॉर्मेशन हुआ था 2007 में, तो 2008 से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस था। इसलिए 2009 का जो लोकसभा चुनाव हो गया, लेट जो दिवंगत हो गया हमारा जसवंत सिंह जी, उनको यहाँ हमारा राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी मत से उनको जिता के भेज दिया। इसलिए हम लोग पब्लिक और हमारा कम्युनिटी उनको वोट दिया कि हमको अलग घोटाला मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्मॉलर स्टेट का फेवर में बोल के ही उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था, इसलिए दे दिया। तब कुछ नहीं हुआ, उस टाइम में उनका सरकार नहीं आया। लेकिन 2014 में जब यहाँ पे फिर आम चुनाव हो गया तो दोबारा एक कॉम्प्रोमाइज क्या हो गया, एक्सक्यूज क्या मिला कि 2009 में आप लोग ने जीत के तो भेज दिया, लेकिन सरकार हमारा नहीं था, ये बोला। 2014 में जब आ गया और आने के बाद में भी एसएस आलूवालिया को करीबन 4 लाख वोट से जीत के भेज दिया वहां। तब आज तक अभी राजू मिश्रा जी भी है, तो बोलते हैं कि 2014 में जब अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उसमें मैं भी वो स्पीच में कहा, तो उस टाइम क्या बोला, गोरखा का सपना मेरा सपना, उस टाइम बोला। और 2016 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उस टाइम में भी 2 मीटिंग अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, एक बीरपाड़ा में एक बागडोगरा में। तो उस टाइम क्या बोला, फिर 11 कम्युनिटी को हम लोग जनजाति का दर्जा दे देंगे और एक एक कम्युनिटी का नाम हमारा जात का नाम उन्होंने अनाउंस किया था, अभी तक नहीं हुआ। अब
झूठ के सहारे एक मतलब गुमराह करके, पब्लिक को गुमराह करके इतना दिनों तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर में खिलवाड़ किया। तो इसलिए 2017 में क्या हुआ, सेंट्रल में वो है, अब यहाँ पे लगा दिया आग गोरखालैंड के नाम से। 105 दिन हमारा आदमी मर रहा था, यहाँ पे 105 दिन मर रहा था। उस टाइम उनका सरकार था वहां पे, सेंट्रल में सरकार था, आदमी मर रहा है। हाँ, यहाँ पे यहाँ का सिचुएशन ऐसा खराब हो गया था नॉर्थ बंगाल में, ऊपर का सिचुएशन भी खराब हो गया था, इसलिए सब नॉर्थ बंगाल एक स्टेबिलिटी नहीं था। तो एमपी ऐसे सालों ने एक तो वर्ड निकला, शांतिकरण ने मीटिंग बुलाया है वहां पर, त्रिपक्षीय बाहर था, बुलाया नहीं बुलाया, वो मरने दो नहीं लोग, मरने दो, जब चुनाव आएगा देखा जाएगा, ऐसा बोला। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में ही लड़का था, तो वहां से जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब पहाड़ में देखें तो जब 2011 के बाद में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार आ गया, तब से अब तक शायद मेरा, जब मैं बच्चा मतलब एक स्टूडेंट लाइफ से मैंने देखा, उस टाइम मैं तो कॉलेज में जाके ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया, लेकिन स्कूल के टाइम में सिद्धार्थ शंकर रेड्डी था कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर, जब गोल्ड कप होता था, ब्रिगेड ऑफ गोल्ड कप होता था, उस टाइम में ओपनिंग के लिए आता था या फाइनल में आते थे, मेरे को याद है, जहां तक मेरे को इसमें बोलते हैं। उसके बाद में ज्योति बसु जी भी हो गया, हमारा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हो गया, बीइंग चीफ मिनिस्टर कभी कभार आते थे, लेकिन सुश्री ममता बनर्जी एक वर्ष में 2 बार 3 बार आते हैं, अभी भी आते हैं। ठीक है, उनका लगाव तो ये 10 बरस के दौरान में जो पहले नहीं हुआ था, तो ममता बनर्जी ने उससे करके दिखाया। बेशक वो स्टेट डिवीजन का खिलाफ था, क्योंकि वो स्टेट का है, जो स्टेट देने वाला तो चुपचाप था वहां पे दिल्ली में। ठीक है, तो हम लोग का कई सारे इश्यूज था, पेंडिंग इश्यूज था, समस्या था। जब मैं चेयरमैन बन गया उस टाइम, तब उनको मैंने जाके दे दिया, दीदी ऐसा है, ये है आपका गवर्नमेंट को, ये उस टाइम में 50% जब मैंने किया तो बोला वो कर दिया, सब कर दिया। तो उसके बाद में जो मैं चेयरमैनशिप बाहर आ गया, तो उसके बाद में कई सारे काम और हो गया, लेकिन अभी भी पेंडिंग इश्यूज बहुत है, बहुत सारे समस्या है और समस्या है जो हम लोग मिल के करना पड़ेगा, ये नॉर्थ बंगाल के लिए, पहाड़ों के लिए। इसलिए मैंने ये उस उम्मीद को देखते हुए, क्योंकि ममता जी का पास में एक जुनून है, और उसी जुनून और उम्मीद को देखते हुए मैंने यानी कि पहाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए आपने तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ साथ दिया है। विनय जी, अभी हाल ही में जो राजू बिष्ट जी ने सांसद में बात उठाई, त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर बात चल रही है, गोरखालैंड को लेकर वो बात कर रहे हैं, लगातार 377 को लेकर वो बात कर रहे हैं। इस बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई है, और जो कि आपके करसोग के विधायक हैं बिक्री बच गई, वो भी लगातार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और पृथक राज्य गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में एक सख्त अनशन हुआ था, 1 दिवसीय प्रदर्शन, उसमें भी सांसद राजू बिष्ट पहुंचे। तो आपको नहीं लगता है कि पिछले, अगर सांसदों की मैं बात करूं, वर्तमान जो सांसद है वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं? आपको ये बात बता दूं कि ऐसा गोरखालैंड के मेमोरेंडम का पत्राचार तो कई बार हो चुका है। अगर उसको इकट्ठा करके रखे तो शायद 3-4 गवर्नमेंट तो भर चुका होता अभी तक। इतना ज्यादा वो गोरखालैंड सभी पार्टी दिया जाता है, गोरखालैंड को ही लेके जाते हैं, चिट्ठी बनवाते हैं, देते हैं, ऐसे मतलब वर्ड गोरखालैंड नहीं लिखते हैं वो। अभी भी गोरखालैंड डायरेक्ट तो नहीं बोला ना, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बोला। अब परमानेंट पॉलिटिकल क्या है बोलिए ना। करसोग के विधायक का कहना है कि पीपीएस मतलब गोरखालैंड। अब वो तो आधिकारिक उन्होंने बोला रूप से आना है। जब करसोग का विधायक ने बोला, उसी का स्टेट का गवर्नमेंट का स्टेट प्रेसिडेंट ने क्या बोला, ये उनका अपना निजी मामला है, ये पार्टी का मामला नहीं है। हाँ, देखिए कहने में और करने में बहुत फर्क होते हैं।
जब अगर मेरा मुंह से कुछ निकल गया तो मेरा पार्टी से बोलना चाहिए। हाँ, विधायक के तौर पे उन्होंने बोला होगा, वो बोला होगा, लेकिन उसी का कमेंट को, उसी का स्टेटमेंट को अगेंस्ट में चला गया। अब इस तरफ वो गोरखालैंड चाहिए बोल रहा है, उसी भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर है नॉर्थ बंगाल में, जोन बालाजी, वो नॉर्थ बंगाल अलग करने में लगा हुआ है, गोरखालैंड के बाद वो वहां पे नहीं है। फिर इधर बोलते हैं एमएलए बीजेपी का गोरखालैंड, फिर उसी अलायंस के पार्टी का नीरज जिम्बा भाई बोलते हैं बीपीएस। क्या है ये डिफरेंस है वहां पे? डायरेक्ट गोरखालैंड बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं बीजेपी में? क्यों नहीं बोलते हैं? गोरखालैंड शब्द का इस्तेमाल तो संसद में हो रहा है। कब हुआ? परमानेंट पॉलिटिक्स सुना है मैंने, गोरखालैंड नहीं सुना अभी तक। वीडियो तो खूब वायरल हुए हैं सारे बेस्ट के। वायरल हुआ? कौन सा वीडियो? मैंने तो देखा नहीं वो वीडियो, गोरखालैंड चाहिए बोल के। अब उनको प्रभारी बना के उत्तर प्रदेश भेज दिया राज मिश्र जी को, क्योंकि तुम ज्यादा गोरखाओं के लिए बोल रहे हो, तुम इधर का काम नहीं उधर करो बोल के। ऐसा है उनका नजरिया, भारतीय जनता पार्टी का नजरिया वैसा है। यानी कि मुद्दे से भटकाने के लिए सेंट्रल जो कमेटी है वो भटका रही है। आप वो राज मिश्र जी डायरेक्टली गोरखालैंड के इश्यू पे नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है वो। अब ज्यादा बोल गया 0 आवर में, वो भी 0 आवर में, तब तुम ज्यादा बोलते हो, एयरपोर्ट पे जाके भी बोलते हो, और वहां पे जब ठहरते हो कालेमुंग जाते बोलते हो। ऐसा है, मतलब डायरेक्ट गोरखालैंड नहीं बोलते, लेकिन गोरखा की तुम ज्यादा गोरखा इश्यू में बोल दिया, तुमको वहां का एमपी हो, लेकिन अब यूपी चले जाओ बोल के यूपी के 2 बरस के लिए दे दिया। अब 2 बरस मैंने 2024। अब हम लोग मिस्टर जी को उम्मीद करें और यूपी जाएगा या आएगा? यूपी का देखेगा या आएगा? यूपी का यूथ का जिम्मा दे दिया। अब कहाँ जाएगा? उनका पार्टी हाईकमांड ने बोल दिया तुम उधर जाओ बस। तो राज्य की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी सुश्री, वो भी कहती हैं कि हम भी एक पीपीएस देंगे। एक स्थानीय जो मीटिंग हुई थी करसेवा में, आपने देखा होगा मिलेसा, कि वहां पर भी तमाम जो राजनीतिक दल है उन सभी को कहा कि तुम लोग विचार करो क्या पीपीएस हो सकता है, उसको हम लोग देंगे। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जहन में पहाड़ को लेकर पीपीएस क्या है, हमारे दर्शकों को अफसोस करिए। वही तो फर्क इसी में ममता जी और उधर दिल्ली का नेताओं में। दिल्ली के नेताओं ने कभी ये नहीं कहा तुम लोग का पीपीएस क्या है। तुम एक रेजुलेशन बन के ऑल पार्टी मीटिंग करके एक बना के दे दो, ऐसा कहा है? सुना है? अमित शाह ने बोला, जेपी नड्डा ने बोला, और मोदी जी ने बोला, स्टेट का प्रेसिडेंट ने बोला, बीजेपी का नहीं बोला। लेकिन ममता जी एटलीस्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में रोशन गिरी जी और अनिल थापा जी और दूसरों को बोला कि तुम लोग का पीपीएस क्या है, वो पीपीएस का मसौदा तैयारी करो, मेरा पास लेके आओ, मैं देखता हूं, इफ इट इज फीजिबल देन आल्सो। ऐसे बोला ना, कम से कम उन्होंने तो मांगा ना कि तुम लोग का क्या है अपना दिमाग में पीपीएस का, जो तुम लोग का वो एक बार दिखा दो, देखेंगे उस पर में। ये तो बोला, ये तो मानना ऐसा ही अगर अभी तक बोला है वो दिल्ली से पीपीएस का मीटिंग को पहले। अब वो लास्ट 2 मीटिंग हुआ था तो त्रिपक से बैठक बोल के रेजिडेंट कमिश्नर गया था बेंगल से, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं गया, रेजिडेंट कमिश्नर गया था। ठीक है, उसकी फिर मिनट भी नहीं है उसमें मिनट है ही नहीं, उसमें हम लोग आरटीआई क्या उसमें भी नहीं है। तो इसलिए देखिए जो भी है, देखिए झूठ का साथ है, हम लोग को गुमराह कर गया, पब्लिक को गुमराह करके राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना है। आज एटलीस्ट ममता जी आके तुम्हारा पीपीएस कैसा है, क्या दिमाग में चल रहा है, तुम लोग क्या चाहते हो, पीपीएस में क्या चाहते हो, ये मेरे को लिख के दे दो, मसौदा तैयारी करके दे दो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। एटलीस्ट वहां तक तो है उनका, मतलब उनके जहन में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए एक सकारात्मक विचार है। मतलब यहाँ का पब्लिक क्या मानते हैं, यहाँ का पब्लिक का क्या सोच है, यहाँ का डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या दिमाग है पीपीएस में। अगर उनका ऐसा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर है, उनका फिजिबल क्या है कि उनका अपना दिल से कोई पीपीएस बना के दे दे, वो पब्लिक के खिलाफ भी हो सकता है ना, लेकिन आप ही दे दो खाना, आप ही बनाओ, वो खाना क्या है मेरे को दे दो,
अगर वो खाना ठीक है तो उसको मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूंगा, ऐसे तो बोला ना। हाँ? अब ये लोग तो दाल खाना भी नहीं देते हैं, चावल नहीं देते हैं, अब पूछता भी नहीं है, अब कम से कम दीदी ने तो पूछा ना। विनय जी, अभी पहाड़ पे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जीटीए चुनाव को लेकर चर्चा बेहद तेज है और कुछ लोग, कुछ गुट, कुछ पार्टी जीटीए हटाओ के पोस्टर पहाड़ पर लगातार लगा रहे हैं। आप जीटीए चुनाव के पक्ष में हैं कि नहीं है, या फिर जो जीटीए हटाओ की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ना देखिए, ऐसा है, उन लोगों का पॉलिटिकल अपना स्टैंड है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, जो बीजेपी का अलायंस पार्टी है वो लोग, वो स्पेशली एक पार्टी है बीजेपी का, बहुत सारे अलायंस है वहाँ पे, 2-4 अलायंस पार्टी है, लेकिन उनमें से एक पार्टी ने अभी वॉल में भी लिखना शुरू किया कि पोस्टर भी लगाते हैं, लेकिन उन लोगों का पार्टी का एक्शन होगा कि जीटीए हटाओ पहाड़ बचाओ। तो उसी पार्टी था एक टाइम, उसी का सरकार था डीजीएससी में, और डीजीएससी में भी लेट सुभाष सिंह जी ने 2005 से बिना इलेक्शन वो एडमिनिस्ट्रेटर बन के आप 21 वर्ष तक राज किया लेने पार्टी ने, तब उसी पार्टी का किसी ने भी ये नहीं कहा कि डीजीएससी हटाओ पहाड़ बचाओ, नहीं बोला। डीजीएससी हमारे लिए बोटलैंड के बाधा है, ऐसा नहीं बोला, है? नहीं बोला। अब उसी पार्टी बोल रहा है, उसी जीटीए को नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, जीटीए बन गया, डीजीएससी जीटीए बन गया, वही लालकोट है जहाँ पे सुभाष सिंह रहता था, अभी जो ऑफिस वही है, सेटअप है, मतलब एम्प्लॉय भी वही है, कोई रिटायर भी हो चुका है, लेकिन वही है, सिस्टम वही है। अब जिस पार्टी ने 21 वर्ष वहां पे राज किया, उस टाइम तो नहीं बोला नहीं पहाड़ डीजीएससी हटाओ पहाड़ बताओ, अभी बोल रहे हैं कि उन पावर में नहीं है, दूसरा पावर में है, वो पावर में जा नहीं सकते, इसलिए पहाड़ बताओ, जीटीए हटाओ पहाड़ बताओ। अब जीटीए इलेक्शन के बारे में मैं आई एम नॉट द अथॉरिटी, मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ कि इलेक्शन कराना है ना नहीं कराना है, ये मेरा अथॉरिटी नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट का है, एफएस का अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। तो अगर वहां के सिचुएशन एटमोस्फेयर फिजिबल है तो इलेक्शन करवा देते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, हम लोग तो नहीं। तो इसलिए ये जो इलेक्शन के बारे में मैं ये भी बोल नहीं सकता हूँ कराओ या मत कराओ, ये नहीं, आई एम नॉट द अथॉरिटी। मेरे रमन जी, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब आप पहाड़ गए, मैंने देखा जोरदार स्वागत आपका किया गया। आपका आगामी रणनीति क्या है पहाड़ को लेकर ममता जी के साथ? ना ऐसा है कि कई सारे इश्यू पे हम लोग ने एक टेबल में आके बातचीत हुआ, इसलिए हम लोग ने भी किया, उन्होंने भी हम लोग को एक्सेप्ट किया। तो देखिए, इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, एक कम्युनिटी के लिए हम लोग पहाड़ के लिए, तराई के लिए, डोर्स के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए यही काम करना पड़ेगा। तो काम ये पब्लिक को कुछ अच्छा डिलीवर करें, कोई चीज हो रहा है, अभी तक हो रहा है, और ज्यादा होना चाहिए, नॉर्थ बंगाल और आगे आना चाहिए, पहाड़ और आगे जाना, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ऑल दिस थिंग। तो इसलिए हम लोग जो भी चाहते हैं कि मिलके हम काम करें। हाँ, स्वागत कल हो गया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि टीएमसी का मेरा सपोर्ट जिन पब्लिक है। तो 24 दिसंबर से वो सोशल मीडिया में जो जिस तरह का व्यूअर्स आ गया, इतना लाख व्यूअर्स आ गया, उनमें से 87.89% ने फेवर में किया। हाँ, करीबन रात 11 बजे तक ऑल टीवी चैनल, सोशल मीडिया 50 लाख का व्यूअर्स मैंने मेरे पर रिपोर्ट, काफी अच्छा है, 50 लाख व्यूअर्स और बंगाल से, बाहर से भी, उनमें से 87.89% फेवर में कहा कि यार कॉर्पोरेशन ऐसा हो गया। अच्छा है, आप अभी भी देख सकते हैं, और शायद अभी 50 लाख से ज्यादा भी हो गया। तो इसलिए देखिए, जो भी मेरे को विश किया और कांग्रेस किया, जो स्वागत किया, मैं थैंकफुल टू देम। तो अब पहाड़ की जनता ये उम्मीद करे कि पहले से पहाड़ और बेहतर, समृद्ध, और जितने बच्चे हैं वहाँ के और ज्यादा एजुकेशन के प्रति जागरूक होंगे, इन सब क्षेत्रों में आप काम करेंगे। पहले तो ऐसा है कि मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी से बोलूंगा कि पहाड़ में हो या तराई में, पीस एंड स्टेबिलिटी होना जरूरी है, शांति बनाए रखें, स्थिरता बनाए रखें, कि मेरे बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो पीस को डिस्ट्रॉय करे या स्टेबिलिटी जो है अभी वो डिस्ट्रॉय करे, ये नहीं। पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन सबसे आगे नॉर्थ बंगाल को
पीस रखना चाहिए। मेरा तो देखिए सबको बंगाल को पीस रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली आई एम फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, सो ये मैं चाहता हूँ कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या एक्सटर्नल फोर्सेस हो या इंटरनल फोर्सेस हो, जस्ट हम लोग क्या चाहते हैं, मेरा मेरा मानना है कि नॉर्थ बंगाल में पहाड़ में स्टेबिलिटी वो अभी है, वो बरकरार होना चाहिए, पीस बरकरार होना चाहिए। अभी जाके दिल्ली में देखिए और होटल्स आर बुक, एक रूम भी नहीं है और इतना टूरिस्ट है, अभी जाम पड़ा हुआ है। क्यों? शांति है, स्टेबल है। अब टूरिस्ट आएगा तो इकोनॉमिकली बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर वहां को पीस को तोड़ दें, अगर मेरा पार्टी का बेनिफिट ले अगर वहां का स्टेबिलिटी को तोड़ दें, ये अच्छा नहीं है। हमारा एक राजनीतिक धर्म बनते हैं कि यहाँ शांति रखें और भाईचारा रखें, कम्युनल हार्मनी हो, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और इसी से हम लोग डेवलप करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय तमांग जी, अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम एक बार फिर विनय तमांग जी को आपके समक्ष लेकर आएंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।